Hello everyone. Up to our last video, we covered up to section 43 of Juvenile Justice Act, and now onwards we will see further sections of Juvenile Justice Act, that is up to from section 44. So let's see what section 44 says. Section 44 deals with foster care. मतलब कि फॉस्टर केयर का मतलब क्या होता है वो हमें यहाँ पे बताया गया है। और इससे पिछली वीडियोस, इफ़ यू हैव नॉट सीन दोज वीडियोस, प्लीज़ डू वॉच दोज वीडियोस, दे विल हेल्प यू अलॉट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन डेप्थ। अब देखिए फोस्टर केयर क्या होती है, यहाँ पे बताया गया है द चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन मे बी प्लेस इन फोस्टर केयर। देखिए जब हमने ये चैप्टर शुरू किया जिसके अंदर हमने रिहैबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन की बात की, जो सेक्शन 43 तक जिसके अंदर बात हुई, तो वहाँ पे हमारे पास इस पूरे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर दो प्रकार के बच्चों से डील किया जाता है। एक होते हैं दोज हु आर इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड दोज हु आर इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। अब देखिए सबसे पहले सब सेक्शन 1 के अंदर क्या बात हो रही है, द चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। कौन से बच्चों की बात हो रही है? जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, मे बी प्लेस्ड इन फॉस्टर केयर, उनको फॉस्टर केयर में रखा जा सकता है। अब यहाँ पे जो फॉस्टर केयर है वो उसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, इंक्लूडिंग ग्रुप फॉस्टर केयर फॉर देयर केयर एंड प्रोटेक्शन थ्रू ऑर्डर ऑफ कमेटी, की उनको ग्रुप फॉस्टर केयर में भी रखा जा सकता है आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब इन दिस रिगार्ड in a family which does not include the child's biological or adoptive parent or in an unrelated family recognized as suitable for the purpose by the state government for short or extended period of time। तो ये कौन सी फैमिली में उनको रखा जा रहा है, ये जो फॉस्टर केयर दी जा रही है कौन सी फैमिली में रखी जा रही है? जहाँ पे चाइल्ड के बायोलॉजिकल या फिर एडॉप्टिव पेरेंट्स नहीं हैं, या फिर एक ऐसी फैमिली जो कि उससे अनरिलेटेड है, तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा सूटेबल इस पर्पस के लिए, मतलब फॉस्टर केयर देने के लिए बच्चों को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो चीज़ है वो शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकती है या फिर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हो सकती है। The selection of foster family shall be based on family's ability, intent, capacity and prior experience of taking care of children। और ये डिसीजन जो स्टेट गवर्नमेंट लेगी वो ये देख के लेगी कि वो जो फैमिली है उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ कैसी हैं, उसकी एबिलिटी कैसी है, उसकी इंटेंशन कैसी है बच्चों को रखने की, उसके पास क्या कैपेसिटी है, और इससे पहले उसको कितना एक्सपीरियंस है अपने पास बच्चों को रखने का, उनकी देखभाल करने का। All efforts shall be made to keep siblings together in foster families unless it is in the best interest not to be kept together। कि सभी वही एफर्ट्स किए जाएंगे कि जो सिबलिंग्स हैं उनको एक साथ रखा जाए, जब तक कि वो उनके इंटरेस्ट के अंदर नहीं होता, बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होता, तभी उनको अलग रखा जाएगा, अदरवाइज उनको एक साथ ही रखा जाएगा। The state government, after taking into account the number of children, shall provide monthly funding for such foster care through district child protection unit after following the procedure as may be prescribed for inspection to ensure well-being of the children। की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उनको फ़ंड प्रोवाइड करेगी, ये जो भी फॉस्टर फैमिलीज होंगी उनको मंथली बेसिस पे फ़ंड प्रोवाइड करेंगी ताकि वो बच्चों की देखभाल कर सके। और ये फ़ंड जो है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के थ्रू प्रोवाइड करवाया जाएगा उनकी इंस्पेक्शन के बाद। वो इंस्पेक्शन करेंगे कि भाई उन बच्चों को सही से रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा, उसके बाद उनको फ़ंड प्रोवाइड करवाया जाएगा। In cases where children have been placed in foster care for a reason that their parents have been found to be unfit or incapacitated by the committee, the child's parents may visit the child in foster family at regular intervals। कि भाई वो जो उनके पेरेंट्स हैं अगर उनको अनफिट या फिर इनकैपेसिटेटेड डिक्लेयर किया गया कमेटी के द्वारा, तो जो उनके असली जो पेरेंट्स होंगे वो उन बच्चों से मिल सकते हैं एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर, अनलेस द कमेटी फील्स दैट सच विजिट्स आर नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। और अगर कमेटी को लगता है कि ये जो है उन बच्चों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो फिर वो अलाउ नहीं करती उनके पेरेंट्स को उससे मिलने के लिए, फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड देयर ऑफ, एंड इवेंचुअली द चाइल्ड में रिटर्न द पेरेंट्स होम्स वंस द पेरेंट्स आर डिटरमाइंड बाय द कमेटी टू बी फिट टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। फिर आगे क्या बोलता है, द फॉस्टर फैमिली शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग। अब देखिए फॉस्टर फैमिली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, वो उन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उनकी हेल्थ की देखभाल करेंगे, उनको न्यूट्रिशन देंगे, खाना अच्छे से देंगे टू द चाइल्ड, एंड शेल इंश्योर ओवरऑल वेलबींग ऑफ द चाइल्ड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। और सभी प्रकार से जितना भी वेलबींग हो सके बच्चों का वो करेंगे। जो राज्य सरकार होगी मे मेक रूल्स फॉर द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग द प्रोसीजर, की जो भी प्रोसीजर होगा उसके लिए वो रूल्स बना सकती हैं, जो भी क्राइटेरिया है या जो भी मैनर होगा जिस हिसाब से फॉस्टर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, फॉस्टर केयर सर्विसेज दी जाएंगी, तो उसके रिगार्डिंग वो रूल्स बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार जो है।
फिर सबसेक्शन 8 बोलता है द इंस्पेक्शन ऑफ फॉस्टर फैमिलीज शैल बी कंडक्टेड एवरी मंथ बाय द कमेटी। और ये जो फैमिलीज़ हैं इनकी इंस्पेक्शन हर एक महीने होगी कमेटी के द्वारा, जिस भी तरीके से उनको बताया जाएगा देखने के लिए कि बच्चों को सही से रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा। अगर उनको मिलता है कि नहीं रखा जा रहा तो फिर वहाँ से उनको हटा दिया जाएगा और उनको सही दूसरी मतलब फॉस्टर फैमिली में कमेटी के द्वारा भेज दिया जाएगा जो भी उनको ठीक लगेगी। नो चाइल्ड रिगार्डेड एज एडॉप्टेबल बाय द कमेटी शैल बी गिवन फॉर लॉन्ग टर्म फॉस्टर केयर। अगर कोई बच्चा ऐसा लगता है कि वो एडॉप्टेबल है कमेटी के द्वारा तो उसको फिर वो लॉन्ग टर्म फॉस्टर केयर के लिए नहीं भेजेगी। तो सेक्शन 44 में हमें फॉस्टर केयर के बारे में पूरा बताया गया। अब देखिए, अब यहाँ पे सेक्शन 45 के अंदर स्पॉन्सरशिप के बारे में बता रहा है। The state government shall make rules for the purpose of undertaking various programs of sponsorship of children such as individual or individual sponsorship, group sponsorship और community sponsorship। तो इस तरीके के जो प्रोग्राम हैं, जो भी अलग अलग प्रोग्राम्स है वो गवर्नमेंट समय समय पर करती रहेगी बच्चों की स्पॉन्सरशिप के लिए, इंडिविजुअल बेसिस पे या फिर ग्रुप बेसिस पे, कम्युनिटी बेसिस पे। द क्रिटेरिया फॉर स्पॉन्सरशिप शेल इंक्लूड, तो जो क्रिटेरिया होगा स्पॉन्सरशिप के लिए वो क्या इंक्लूड करेगा, वेयर मदर इज़ विडो और डिवोर्स और अबेंडन बाय फैमिली, कि भाई जहाँ पे मदर जो है वो विडो है या फिर डिवोर्स है या फिर फैमिली के द्वारा उसको अबेंडन कर दिया गया है। वेयर चिल्ड्रन आर ऑर्फन एंड लिविंग इन विद द एक्सटेंडेड फैमिली, की जहाँ पे जो बच्चे हैं वो ऑर्फन हैं और बाकी अपनी दूसरी फैमिली के साथ रह रहे हैं, मतलब जो बाकी उसके रिलेटिव्स हैं उनके साथ रह रहे हैं। वेयर पेरेंट्स आर विक्टिम्स ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, जहाँ पे माता पिता को इस तरीके की प्रॉब्लम हो गई है जहाँ पे उनकी जीवन को दिक्कत है जिससे वो मर सकते हैं। वेयर पेरेंट्स आर इनकैपेसिटेटेड ड्यू टू एक्सीडेंट एंड अनेबल टू मेक केयर ऑफ चिल्ड्रन बोथ फाइनेंशियली एंड फिजिकली, कि भाई वो किसी एक्सीडेंट के कारण इनकैपेसिटेट हो गए उनके पेरेंट्स और वो उनकी देखभाल करने के लिए काबिल नहीं है फाइनेंशियली एज वेल एज फिजिकली। तो इस क्रिटेरिया को देखेंगे जब स्पॉन्सरशिप करेगी स्टेट गवर्नमेंट। द ड्यूरेशन ऑफ स्पॉन्सरशिप शेल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो भी ठीक लगेगा उतने पीरियड के लिए करेगी। द स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम में प्रोवाइड सप्लीमेंट्री सपोर्ट टू फैमिलीज, to children's homes, to special homes to meet medical, nutritional, educational and other needs of the children with a view to improving their quality life। इन चीज़ों के लिए कि भाई जो बच्चे हैं उनको क्वालिटी लाइफ मिल सके, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़, न्यूट्रिशनल फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मिल सके और बाकी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके उन बच्चों की। फिर सेक्शन 46 बात करता है आफ्टर केयर ऑफ चिल्ड्रन लीविंग चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। एनी चाइल्ड लिविंग अ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन ऑन कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज, मतलब कोई भी जो बच्चा है वो जब चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को छोड़ेगा जब उसकी उम्र 18 साल की हो जाएगी, मे बी प्रोवाइडेड विद फाइनेंशियल सपोर्ट, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा सकती है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट चाइल्ड्स री इंटीग्रेशन इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, ताकि वो जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर वो जो भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उसके अंदर वो वापस आके मिल सके, री इंटीग्रेट कर सके। तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाई जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा अगर उनको ठीक लगता है तो। फिर सेक्शन 47 जो है वो ऑब्जर्वेशन होम्स के बारे में बात कर रहा है। द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट अ ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट ईदर बाय इटसेल्फ और थ्रू वॉलेंटरी और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्वेशन होम्स की, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट में ऑब्जर्वेशन होम्स बनाएगा। विच शैल बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 41 ऑफ दिस एक्ट। जैसे हमने सेक्शन 41 पढ़ा था कि किस हिसाब से रजिस्ट्रेशन होती है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन होनी कंपलसरी है सेक्शन 41 के हिसाब से। फॉर टेम्परेरी रिसेप्शन, केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ एनी चाइल्ड एलिज्ड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, जहाँ पे उनकी टेम्परेरी तौर पर केयर रिहेबिलिटेशन की जाएगी जो भी बच्चे कन्फ्लिक्ट विद लॉ के अंदर हैं ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एन इंक्वायरी अंडर दिस एक्ट। जब मतलब कि जब उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है तो उनको कहाँ पे रखा जाएगा, ऑब्जर्वेशन होम्स में रखा जाएगा बच्चों को। जहाँ पे राज्य सरकार ऐसा ओपिनियन रखती है कि कोई भी जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है किसको छोड़ के, अदर देन अ होम एस्टेब्लिश और मेंटेन अंडर सबसेक्शन 1, जो भी हमने ऊपर पढ़ा ऑब्जर्वेशन होम को छोड़ के, इज फिट फॉर द टेम्परेरी रिसेप्शन ऑफ सच चाइल्ड एलिज्ड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। उसको लगता है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये ठीक है जब तक उसके जो भी बच्चा है जिसके ऊपर ये आरोप लगा है उसको टेम्परेरी तौर पर रखने के लिए जिस दौरान वो इंक्वायरी चल रही है, इट में रजिस्टर सच इंस्टीट्यूशन एज एन ऑब्जर्वेशन होम। तो उसको फिर उसी इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट जो है ऑब्जर्वेशन होम के तौर पर भी रजिस्टर कर लेगी। The state government may, by rules made under this act, provide for the management and monitoring of observation homes, including the standards and various types of services to be provided by them for rehabilitation and social integration of child। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रूल बना सकती है किस चीज़ के लिए, मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग करने के लिए। ये जो ऑब्जर्वेशन होम्स बनाए गए हैं उनके अंदर क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो होंगे, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी
उन बच्चों के रिहैबिलिटेशन के लिए, उनकी सोशल इंटीग्रेशन के लिए जिनको बोला गया है कि वो कन्फ्लिक्ट विद लॉ के अंदर है, और साथ ही साथ एंड द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द एंड द मैनर इन विच द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन होम में बी ग्रांटेड और विड्रॉन। और साथ ही साथ इस रिगार्डिंग भी रूल्स या मैनेज मतलब ये चीज़ें बनाएगी कि किन हालातों के अंदर या किस तरीके से जो ऑब्जर्वेशन होम है उनका रजिस्ट्रेशन होगा, तो वो चीज़ें भी गवर्नमेंट जो है उस रिगार्डिंग भी रूल्स बता सकती है। सबसेक्शन 4 बोलते हैं एवरी चाइल्ड एलिज्ड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ हु इज़ नॉट प्लेस अंडर द चेंज ऑफ पेरेंट और गार्डियन एंड इज सेंट टू एन ऑब्जर्वेशन होम। कि हर एक बच्चा जिसके ऊपर भी आरोप है कि भाई उसने किसी प्रकार का लॉ को तोड़ा है और उसको अपने पेरेंट्स या गार्डियन के चार्ज में नहीं रखा गया, उनकी केयर में नहीं रखा गया और उसको ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया, शेल बी सेग्रेटेड अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स एज एंड जेंडर। तो वहाँ पे उनके जो भी बच्चों की उम्र है, उनका जो भी जेंडर है, उसके हिसाब से उनको सेग्रीगेट किया जाएगा। आफ्टर गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू फिजिकल एंड मेंटल स्टेटस ऑफ द चाइल्ड। और ये देख के कि भाई उसकी फिजिकल और मेंटल स्टेटस कैसा है, एंड डिग्री ऑफ द ऑफेंस कमिटेड, और किस प्रकार का ऑफेंस उसने कमिट किया। अब कोई मर्डर वाले बच्चे को आप छोटी सी चोरी वाले बच्चे के साथ रखोगे तो दोनों के माइंड में बहुत फर्क होगा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए उनको सेग्रीगेट किया जाएगा और रखा जाएगा। फिर सेक्शन 48 बात करता है स्पेशल होम्स के बारे में। स्पेशल होम्स द स्टेट गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश एंड मेंटेन ईदर बाय इटसेल्फ और थ्रू वॉलंटरली और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशल होम्स बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट विच शैल बी रजिस्टर्ड एज सच इन मैन, और उसको भी वही रजिस्टर कराया जाएगा जिस भी तरीके से बताया गया हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर या फिर ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एज में बी रिक्वायर्ड फॉर रिहेबिलेशन ऑफ दोज चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। ये जो बच्चे जो कन्फ्लिक्ट विद लॉ के अंदर है उनकी रिहेबिलेशन के लिए, who are found to have committed an offence and who are placed there by an order of juvenile justice board under section 18, जिनको सेक्शन 18 के हिसाब से वहाँ पे रखा जाएगा। सेक्शन 18 वाली वीडियो आप देख सकते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स प्रोवाइड फॉर द मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ स्पेशल होम्स इंक्लूडिंग द स्टैंडर्ड्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज। तो वही चीज़ें जैसे अभी हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था, यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट जो है रूल्स बना सकती है कि किस हिसाब से मैनेजमेंट होगा, किस हिसाब से मॉनिटर किए जाएंगे स्पेशल होम को, क्या स्टैंडर्ड फॉलो होंगे, किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी यहाँ पे, मतलब उन बच्चों को सोशल री इंटीग्रेट करने के लिए। फिर सबसेक्शन 3 बोलता है द रूल्स मेड अंडर सबसेक्शन 2 में ऑल्सो प्रोवाइड फॉर सेग्रीगेशन। वही फिर जो यहाँ पे जो रूल्स बनाएंगी वो इस रिगार्डिंग बना सकती है कि किस हिसाब से बच्चों को सेग्रीगेट करना है, कि उनकी जो मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, उनकी जो एज है, उनका जो जेंडर है, उस हिसाब से उनको अलग अलग रखना है। फिर प्लेस ऑफ सेफ्टी की बात हो रही है। द स्टेट गवर्नमेंट शेल सेट अप एटलीस्ट वन प्लेस ऑफ सेफ्टी इन अ स्टेट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 41 की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कम से कम एक सेफ्टी प्लेस बनाएगी स्टेट के अंदर जो कि सेक्शन 41 के अंदर रजिस्टर्ड होगा, सो एज टू प्लेस अ पर्सन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, ताकि जो बच्चे 18 साल से ऊपर के हैं या फिर चाइल्ड जो कन्फ्लिक्ट विद लॉ के अंदर है और वो 16 साल से 18 साल की उम्र के बीच में है और एक्यूज हैं या फिर कन्विक्टेड है कोई हीनियस ऑफेंस कमिट करने के जिसके अंदर 7 साल से ऊपर की सजा है। Every place of safety shall have separate arrangement and facility for stay of such children or person during process of inquiry and children or process convicted or committing an offence। तो वहाँ पे वही उनको पूरी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो प्लेस ऑफ सेफ्टी किन के लिए बनाई जाती है? जो बच्चे 16 साल से 18 साल के बीच में और उन्होंने कोई हीनियस ऑफेंस कमिट किया या फिर जो 18 साल से ऊपर के हो गए हैं ट्रायल के दौरान, मतलब कि इंक्वायरी के दौरान। द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स प्रेस्क्राइब द टाइप एंड प्लेसेस दैट कैन बी डेजिग्नेटेड एज प्लेस ऑफ सेफ्टी। और स्टेट गवर्नमेंट जो है इसके रिगार्डिंग रूल्स बना सकती है और बता सकती है कि किन जगहों को प्लेस ऑफ सेफ्टी बोला जा सकता है और क्या क्या सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसके बाद सेक्शन 50 बात करता है चिल्ड्रंस होम के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट वैसे ही अपना मतलब एक चिल्ड्रंस होम बना सकती है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर या ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, खुद बना सकती है या फिर कोई वॉलेंट्रली या एनजीओ के द्वारा बनवा सकती है जिसको चिल्ड्रंस होम बोला जाएगा, और उनको फिर वही रजिस्टर कराना होगा जैसे हमने भी ऊपर देखा था। और वहाँ पे किनको रखा जाएगा? जो बच्चों को नीड एंड केयर की जरूरत, जो बच्चों को केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उनकी केयर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए या रिहेबिलिटेशन के लिए। फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है डेजिग्नेट करेगी किसी भी चिल्ड्रंस होम को एज अ होम फिट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स डिलीवरिंग स्पेशलाइज सर्विसेज डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट की जो भी स्पेशल नीड्स होंगी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। द स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है इस रिगार्डिंग कि किस तरीके से उनको मॉनिटर किया जाए, मैनेजमेंट किया जाए उन चिल्ड्रंस होम का, और क्या स्टैंडर्ड्स रखे जाएँ, क्या नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी वहाँ पे इंडिविजुअल केयर प्लान के हिसाब से, मतलब हर एक बच्चे की जो भी केयर है उसको करने के हिसाब से। फिर बात होती है फिट फैसिलिटी की। सेक्शन 51 बोलता है द बोर्ड ऑफ द कमिटी शैल रिकॉग्नाइज अ फैसिलिटी बीइंग रन बाय अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और वॉलंटरली और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स
टू बी फिट टू टेम्परली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। की जो कमेटी है वो रिकॉग्नाइज कर सकती है किसी भी फैसिलिटी को जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर NGO है या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो भी रजिस्टर्ड है लॉ के अंदर, और वो टेम्पररी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है चाइल्ड की किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आफ्टर ड्यू इंक्वायरी रिगार्डिंग द सूटेबिलिटी ऑफ द फैसिलिटी एंड द ऑर्गेनाइजेशन टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। द बोर्ड और द कमेटी में विड्रॉ द रिकॉग्निशन अंडर सबसेक्शन 1 फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। और ये जो रिकॉग्निशन दी गई है ये विड्रॉ की जा सकती है। सेक्शन 52 बोलता है द बोर्ड और द कमेटी शेल आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल्स रिकॉग्नाइज एनी पर्सन फिट टू टेम्पररी रिसीव अ चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सच चाइल्ड फॉर स्पेसिफाइड पीरियड एंड इन मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो वही बोर्ड या कमेटी जो है किसी व्यक्ति को पूरी वेरिफिकेशन उसकी क्रेडेंशियल्स देखने के बाद उसको फिट पर्सन डिक्लेयर कर सकती है, और फिर वही उससे जो ये रिकॉग्निशन दी गई है ये विड्रॉ कर सकती है और उसका रीज़न देगी कमेटी या बोर्ड कि क्यों उसको फिट पर्सन वापस से मना कर दिया कि वो फिट नहीं है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, देखते हैं बाकी सेक्शन 53 से आगे के जो सेक्शन है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही।